नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, मगर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। धुंध सा छाया हुआ है। मुकाबला किसके किसके बीच होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके खिलाफ लड़ेगा और कौन कहां जाएगा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एनडीए में से चिराग पासवान के यानी लोजपा के अलग होने की खबरें आ रही हैं, तो महागठबंधन में भी लगातार टूट हो रही है। दूसरी ओर सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न दलों के बीच लगातार खींचतान जारी है। अभी तक कोई फॉर्मल बैठक भी नहीं हुई है विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बीच कि सीटों की स्थिति स्पष्ट हो सके। ऐसा क्यों है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी। अजय जी, आपका स्वागत है। बिहार में इतना हौच पौच की स्थिति क्यों है? इस बार के चुनाव में कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये तय नहीं हो पा रहा है अभी तक। नहीं, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी पोजीशनिंग बड़ी सही है, उसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ समस्या ये है कि आज के दिन में वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाह रही हैं। और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है बिहार की, वो आज जिस मोड में चुनाव आ चुका है, अब वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ें। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल पार्टियों ने एक प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन, ये दोनों तरह की स्ट्रेटेजी बना रखी है। अच्छा। हाँ, जैसा आपको याद होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी कि लास्ट इलेक्शन में जेडीयू इंटरेस्टेड थी कि कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीट मिले। हाँ, और कांग्रेस पार्टी को उस समय लोग समझ रहे थे कि उनकी जो औकात थी उससे कुछ ज़्यादा ही सीटें मिली, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को के कैंडिडेट एमएलए में चुनाव में ज़्यादा जीते भी, ज़्यादा एमएलए जीत करके आए। तो ये बाद के पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में जेडीयू को बहुत मदद पहुंचाया, नहीं तो नेतृत्व का संकट खड़ा हो सकता था। बिहार की राजनीतिक स्थिति कुछ और हो सकती थी। और अभी भी जेडीयू अड़ी हुई है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे एनडीए में, बीजेपी से ज़्यादा सीट चाहिए, बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। ये खींचतान कुछ ऐसी चल रही है, इसका क्या रास्ता निकलेगा? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि एक तो बहुत स्पष्ट है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहती है पार्टी, और दूसरी बात है कि वो अपने अलायंस पार्टनर के बीच में एनडीए के बीच का किस तरह गठजोड़ बने उसको डिक्टेट भी करना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जेडीयू ने बहुत क्लियरली कह दिया कि एलजेपी से मेरा कोई अलायंस नहीं है, एलजेपी बीजेपी की पार्टनर है और बीजेपी के साथ उनका अलायंस था और उनकी सीटें बीजेपी तय करे। ये इस आधार पर कहा गया कि जो पिछला चुनाव था 2015 का, उस समय जेडीयू चुनाव में गई थी, वो आरजेडी के साथ, महागठबंधन का पार्ट थी। तो नेचुरली बीजेपी और एलजेपी इनके अलायंस नहीं थे, क्योंकि ये एनडीए के पार्ट थे उस समय। तो जेडीयू का कहना है कि मेरा जो गठजोड़ बना है एनडीए में, वो बीजेपी के साथ बना है, इन अलायंस पार्टनर को हम लायबिलिटी के रूप में क्यों ढोएं? वो बीजेपी समझे, चूंकि बीजेपी का प्रॉब्लम है, बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में थे, कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव टिकट उनको बीजेपी अकोमोडेट करेगी, ये बीजेपी का मामला है। लास्ट चुनाव में जिस तरह से हमारी पोजीशनिंग थी उससे बेहतर पोजीशनिंग होगी, ये सोच करके जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो इसमें जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई है, तो वो किसके साथ जाएंगे? वो नीतीश कुमार की लायबिलिटी होंगे? हाँ, नेचुरली ये अभी जो सिचुएशन बन रहा है उसमें जीतन राम मांझी को अकोमोडेट करना पड़ेगा एनडीए को, लेकिन ये अब बहुत पॉलिटिकली कायदे से एक उनके गेम प्लान का हिस्सा था कि एलजेपी की प्रेशर टैक्टिक्स को हम थोड़ा डाइल्यूट करें, क्योंकि एलजेपी एनडीए के भीतर दलित वोटों का एक कस्टोडियन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता रहा है एलजेपी। तो उसी की काट में इन्होंने जीतन राम मांझी को लाया। अच्छा। और इसकी लायबिलिटी बहुत कम पड़ेगी। एलजेपी का डिमांड बड़ा है, एलजेपी की चाहत बड़ी है,
और जीतन राम मांझी को तो कुछ भी सीट देके अकोमोडेट कर लेंगे, क्योंकि यानी ये गठबंधन के अंदर गठबंधन बन रहा है। बिल्कुल एक गठबंधन के अंदर गठबंधन बन रहा और पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की पहले से तैयारी हो रही है, क्योंकि इस बार तो ये आशंका है क्या कि चुनाव के बाद किसी को बहुमत, स्पष्ट बहुमत ना मिले, इससे पार्टियां डरी हुई हैं क्या इस बात को लेकर के? ये इसका अंदेशा तो बहुत है। केवल चूंकि ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा आज के दिन में, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी वो तीसरे चुनाव में जा रही है और सबसे बड़ी चीज कि वो इस बार चुनाव में एक नए गठबंधन के साथ जा रही है। पिछला चुनाव आपने यूपीए के बैनर के तले लड़ा और इस बार आप एनडीए के बैनर के तले लड़ रहे हैं, तो आपके वोटर्स जो पिछले बार चुनाव में आपको वोट किए थे वो कितना कमिटेड हो के इस बार वोट करेंगे कहना मुश्किल है। नहीं, मगर ये कहा जा रहा है कि कोई मुकाबले में नहीं है, कोई मजबूत विपक्ष बिहार में नहीं है, इसका फायदा नीतीश कुमार को और एनडीए को मिलेगा। ये बात कितनी दमदार है? नहीं, कुछ हद तक इसका फायदा एनडीए को मिल रहा है, इसीलिए एनडीए के लोग थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ज्यादा ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तब फिर कैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष ये किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, ये आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो बहुमत का आंकड़ा अपने पार्टी के हिसाब से देख रही है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब अगर बीजेपी बड़े पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाती है तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्थिति क्या होगी? अगर नीतीश को फिर स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, या बीजेपी जिस तरह से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो अब बिहार में वो छोटे भाई की भूमिका में कितने लंबे समय तक रहने के लिए तैयार होगी ये कहना मुश्किल है। तो एक संभावना बन रही है कि बीजेपी चुनाव में नीतीश और एनडीए या जेडीयू को बहुत हद तक कट टू द साइज करने की स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है, और जेडीयू को भी पता है कि चुनाव के बाद जो है अगर हमारी सीटें कम होगी तो हम प्रेशर में आ जाएंगे। तो जेडीयू किसी भी हालत में आप देखिएगा 125-30 से कम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। नहीं, मगर ये तो कर रहे हैं लोग कि जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे, तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि नीतीश का एड ऑन फैक्टर बिहार में बहुत बड़ा इशू है। यानी नीतीश के मुकाबले बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। नहीं, दो तीन चीजें हैं बीजेपी को नीतीश की मजबूरी क्यों है। पहला फैक्टर कि बीजेपी के पास आज के दिन में नीतीश के टक्कर का कोई नेता नहीं है। दूसरा, बीजेपी ने अभी भी ओबीसी वोटर्स को बहुत हद तक अपने पार्टी फोल्ड में मोबिलाइज नहीं किया है। ये कॉन्फिडेंस उसको नहीं है कि अगर हम चुनाव में जाएंगे, जैसा पिछले चुनाव में हुआ, पिछले चुनाव में जो चीज़ें हुई उससे बीजेपी को बड़ा चोट लगी है, क्योंकि उनको लगा था कि अब हमारी पार्टी जो है वो बिहार में सार्वभौमिक पार्टी हो गई है, सारे लोग के बीच में हमारी पकड़ हो गई है। लेकिन जैसे ही आप चुनाव के पहले मंडल का इशू इमर्ज किया तो एकाएक आप देखेंगे कि वो पूरा बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर गया और बीजेपी को पिछड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटरों का जो था वो शिफ्ट कर गया यूपीए की तरफ, और वो उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बना। उतनी बड़ी हार की उम्मीद बीजेपी के नेता नहीं कर रहे थे, लेकिन तब पार्टी को एहसास हुआ कि आज भी हमारा बिहार में बैकवर्ड कास्ट के बीच में हमारी पकड़ मजबूत नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा था कि शराबबंदी को लेकर के महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए बड़े पैमाने पर वोट करती हैं और उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो वो फैक्टर क्या अभी भी कायम है? अभी भी महिलाएं उनके लिए वोट करेंगी नीतीश के लिए, या उसमें कुछ बिखराव दिखेगा? ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। बिहार के गांव में जाइएगा, छोटे कस्बों में जाइएगा, सब जगह आपको ये फीडबैक जरूर मिलेगा कि महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद जो है नीतीश के मध्य निषेध कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुई हैं और वो नीतीश के कमिटेड वोटर हो गई हैं।
ये तय बात है। मैं एक इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि नीतीश का एड ऑन फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीतीश अकेले अगर चुनाव में जाएंगे तो हो सकता है इनकी स्थिति बहुत खराब हो, जो कई एक पिछले चुनाव में आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव में गई थी 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो क्या हालत हुई थी। तो लेकिन जब बीजेपी के साथ नीतीश की पार्टी मिल जाती है या आरजेडी के साथ पिछले चुनाव में मिल गई तो मतलब जेडीयू का परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छा हुआ, जिस पार्टी के साथ इनका अलायंस हुआ है उस पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, उनके नंबर ऑफ सीट्स जो है विनिंग सीट्स वो काफ़ी बढ़े हैं। क्योंकि आरजेडी का देखिएगा कि 2010 और 2015 के जो चुनाव 2015 के जो चुनाव हुए ये दोनों में ही वोट परसेंटेज में कोई खास अंतर नहीं था। 18.5 उस समय था, 18.85 इस समय था, तो मतलब ऑलमोस्ट एक ही तरह का वोट परसेंटेज था। लेकिन नीतीश के मिलने से 20-22 सीटों से आरजेडी का जंप 80 सीट पर हो गया। तो मतलब एक तरह से 4 टाइम्स जो है, यानी नीतीश जो है वो बिहार में बैलेंसिंग फैक्टर है। बिल्कुल जिसके साथ वो रहेंगे उसकी जीत उधर होगी। ये बहुत क्लियरली पिछले जितने चुनाव हुए हैं उसमें एस्टेब्लिश्ड हो गया है। यही मजबूरी है बीजेपी की। तो बीजेपी की ये बहुत बड़ी मजबूरी है, उनको लगता है कि नीतीश से अलग हटकर हम बिहार के चुनाव को जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, ये आप कोई तीसरे मोर्चे की भी संभावना देख रहे हैं बिहार में? अभी तीसरे मोर्चे की संभावना बिहार में बन रही है, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों में एक बड़ी तादाद जो छोटे पॉलिटिकल पार्टियां जो उनके साथ जुड़ने के लिए बेताब थी उनको स्पेस शायद ना मिल पाएगा। कुछ लोगों की तो मजबूरी होगी तीसरे फ्रंट को ज्वाइन करना, उनकी मजबूरी होगी। कुछ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले से ही थर्ड फ्रंट का अनाउंसमेंट कर दिया है तो वो अब तो पहले से एक मोर्चा तैयार है। कुछ और पार्टियां हो सकती है जिनको इस गठबंधन में रेस्पेक्टफुल सीट ना मिले। तो क्या लोजपा भी उसमें शामिल होगी थर्ड फ्रंट में या फिर एनडीए के साथ ही रहेगी? नहीं, लोजपा देखिए, लोजपा का थोड़ा एम्बिशियस अप्रोच है इस चुनाव में। उनको लग रहा है कि अगर इस बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर गए सीटों पर तो फिर ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां मुझे दबाते चली जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो ये उनकी लीडरशिप में भी चेंज आया है और ये 2 पॉलिटिकल पार्टियों को लग रहा है कि लोजपा का जितना हम लोग की पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में कंट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा शेयर हम सीटों का लोजपा को दे रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी और असेंबली इलेक्शन में भी। इसलिए एक बड़ी कोशिश पिछले चुनाव से ही हो रही है कि लोजपा को का जो दायरा है उसको थोड़ा समेटा जाए। उनको लग रहा है कि लोजपा के बहुत सारे वोटर्स आइदर बीजेपी के साथ चले गए हैं या जेडीयू के साथ चले गए हैं। लोजपा के कोर वोटर्स जो हैं उसमें कमी आई है और खास करके जब से रामविलास पासवान अस्वस्थ है या पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है बिहार के पॉलिटिक्स में, उसके बाद से वो क्षरण जो है और तेजी से हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस अभी भी जो दलित वोटर्स हैं उसके बीच में है। नहीं तो अपने पिता की जगह वो ले पाएंगे चिराग पासवान, उनकी तरह लोकप्रिय हो पाएंगे और लोगों को समेट के अपने साथ पार्टी का विस्तार कर पाएंगे? मुझे इसमें संदेह लगता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि रामविलास पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी गांव में के जो दलित है वहाँ तक थी, वहाँ एक बड़ा तबका जो है उनको नेता मानता था। चिराग अभी भी वो दिल्ली बॉर्न बॉय है, बिहार की राजनीति से वाकिफ नहीं है, लोगों से इनका कनेक्ट वो उस तरह का हो नहीं सकता है क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग बिहार के गांव में नहीं हुई है, बिहार के शहरों से कोई खास वास्ता नहीं रहा है, तो इनकी कनेक्टिविटी गांव के लोगों में उतनी मजबूत नहीं हो सकती है जो रामविलास पासवान की थी। तो नेचुरली जो है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी। दूसरी कि अब जो राजनीति में बदलाव आ रहा है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक कास्ट लीडर जो है बिहार में वो पूरी पॉलिटिक्स को डिक्टेट करने लगेगा। इस चुनाव में हो सकता है ये बातें निकल के आए कि कास्ट फैक्टर बिहार में तो रहेगा ही, लेकिन वो एक मात्र फैक्टर चुनाव में होगा, कमजोर पड़ेगा, वो कमजोर जरूर पड़ेगा। तो
कौन सा फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होगा? नहीं, देखिए बिहार में अब जो है, बिहार में डेवलपमेंट के इशूज पर भी चर्चा हो रही है। इस चुनाव में 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो 30 साल से कम उम्र के युवा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। तो जो युवाओं का एक बड़ा वर्ग चुनाव में आएगा, ये न मंडल का आंदोलन देखा है, न उसके पहले सोशल जस्टिस का जो बिहार में आंदोलन चल रहा था, तो इन सब चीज़ों से बहुत वाकिफ नहीं। वो पोस्ट मंडल एरा का वोटर है, तो उसमें वो कास्ट चुनाव में जो कास्ट का जो फैक्टर, सोल फैक्टर जो हम लोग पहले देखा करते थे 90s में या 2000 के शुरुआती दौर में, कि वो शायद बहुत डाइल्यूट करेगा। मगर ये नया जो नए वोटर जो है वो ऐसा लगता है क्या कि ज़्यादा मोदी से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी से? एक वो भी फैक्टर है। तो इसका फायदा मिलेगा एनडीए को? कुछ तो फायदा मिलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति जो स्टेट लेवल की होती है ना, आपने देखा होगा कि 2015 का जब चुनाव हुआ था, 2014 के चुनाव में एनडीए को मैसिव मैंडेट मिला था। मोदी जी की लोकप्रियता आसमान पे थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिहार में इतनी बुरी तरह से बीजेपी हार जाएगी। मोदी जी ने बड़ा एग्रेसिव कैंपेन किया था। हाँ, बहुत सारे बिहार के लिए जो है पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बिहार की लोकल राजनीति जो थी वो हावी हो गई और वो मोदी फैक्टर बहुत हद तक डाइल्यूट कर गया। इसलिए बिहार पॉलिटिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट है। यहाँ कुछ भी आप फॉर ग्रांटेड नहीं कह सकते हैं। यहाँ हर एक दिन यहाँ की राजनीति में एक नया चैप्टर ऐड हो जाता है। इसलिए चुनाव के दिन तक आप देखेंगे कि चीज़ें बदलती रहेंगी और कौन सा फैक्टर चुनाव में कहाँ किसको फायदा पहुँचा जाएगा, नुकसान पहुँचा जाएगा, आप कह नहीं सकते। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि वो कैसे आरएसएस चीफ का वो स्टेटमेंट आरक्षण का पूरी तरह से सिनेरियो बदल दिया बिहार के इलेक्शन का। तो ये अजय कुमार जी का ये एनालिसिस है कि बिहार एक बहुत ही जागृत प्रदेश है और राजनीतिक रूप से बहुत सचेत प्रदेश है। ये कब कौन सा फैक्टर किसको गिरा दे और कब कौन सा मुद्दा किसको आकाश की ओर उछाल दे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और चुनाव में अभी लगभग 1 महीने का जो पहली वोटिंग होगी, मतदान की जो तिथि है 28 अक्टूबर, उसमें अभी लगभग 1 महीने का समय है। तो इस बीच बहुत से मुद्दे आएंगे, बहुत से मुद्दे जाएंगे, कई नेता इधर आएंगे, कई नेता उधर जाएंगे। तो अभी स्थिति में बहुत बदलाव की गुंजाइश ये देख रहे हैं और जब तक सब चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।